भीड़ भाड़ वाली सड़क के बीच वो अमीर आदमी अपनी बेटी को हर दिन की तरह बस दोपहर के खाने के लिए ले जा रहा था। सब कुछ सामान्य था। तभी अचानक बच्ची ने उसका हाथ खींच लिया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। पापा, वो आंटी बिल्कुल माँ जैसी दिखती हैं। उसने उस दिशा में सिर घुमाया जिधर बेटी इशारा कर रही थी, बस एक पल के लिए, लेकिन ये उसकी पूरी दुनिया को बिखेरने के लिए काफ़ी था। सड़क के उस पार खड़ी महिला, उसका चेहरा, खड़े होने का अंदाज, उसकी आंखें, सब कुछ इतना मिलता जुलता था कि उसका दिल बैठ गया। एक ऐसा इंसान जिसे इस दुनिया में नहीं होना चाहिए था। एक अतीत जिसे वो मानता था कि उसने हमेशा के लिए दफना दिया है। वो वहां क्यों थी? क्या ये एक संयोग था या सालों से छिपा हुआ कोई सच सामने आने का इंतजार कर रहा था? और अगर उसकी बेटी ने इसे सबसे पहले पहचाना, तो उसने अपनी ही जिंदगी में क्या खो दिया था। समुद्र तटीय शहर में दोपहर नमक और धूप की महक में धीरे धीरे बीत रही थी। समुद्र के किनारे वाली सड़क पर हवा चल रही थी, जो अपने साथ लहरों की नियमित आवाज ला रही थी, जैसे कोई जानी पहचानी सांस हो। विक्रम सिंह एक जाने पहचाने कैफे की लकड़ी की रेलिंग के पास बैठा था। उसके सामने रखे पानी के गिलास में बर्फ लगभग पिघल चुकी थी। वो समुद्र की ओर देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें वास्तव में कुछ खास नहीं देख रही थी, जैसा कि कई महीनों से हो रहा था, जब उसके सामने सब कुछ मौजूद तो था, पर वो पूरी तरह से वहां नहीं था। उसके सामने अनन्या एक सफेद प्लेट पर फ्रेंच फ्राइज को एक सीधी कतार में ध्यान से सजा रही थी। पापा, ये वाला उससे ऊंचा हो गया है, बच्ची ने कहा। उसकी आवाज गंभीर थी, जैसे वो कोई बहुत जरूरी काम कर रही हो। विक्रम ने नीचे देखा और धीरे से मुस्कुराया। हाँ, तो तुम इसे बराबर कर दो। अनन्या ने सिर हिलाया। उसके घुंघराले बालों की दो छोटी लटें उसके माथे पर झूल रही थीं। वो कुर्सी पर पालथी मारकर बैठी थी। ध्यान लगाते समय उसकी जीभ थोड़ी बाहर निकली हुई थी, ठीक वैसी ही आदत जैसी विक्रम ने कभी माया में देखी थी। ये विचार बहुत तेजी से गुजरा, लेकिन उसकी छाती में एक हल्की सी चुभन पैदा करने के लिए काफी था। जैसे कोई गहरी बसी हुई आदत हो। यह समुद्र के किनारे का कैफे वो जगह थी जहां वे हर सप्ताहांत आते थे। इसलिए नहीं कि यहाँ का खाना बहुत खास था, बल्कि इसलिए कि यहाँ हवा थी, समुद्र था, और ये एहसास था कि सब कुछ पहले जैसा है। विक्रम ने यह आदत लगभग 1 साल से बनाए रखी थी। जिस दिन से माया नहीं रही, वो इसे लय बनाए रखना कहता था, जैसे कि अगर वो परिचित चीजों को नहीं तोड़ेगा तो जिंदगी उसके हाथों से नहीं फिसलेगी। और कॉफी लेंगे? एक जानी पहचानी आवाज में वेट्रेस ने पूछा। विक्रम ने सिर हिलाया। मेरे लिए हमेशा की तरह स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। अनन्या ने ऊपर देखा। उसकी आंखें चमक उठी। उस पर रंगीन सौंफ होगी पापा? हाँ, उसने जवाब दिया और फिर जोड़ा, बहुत सारी। बच्ची हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी साफ थी कि बगल की मेज पर बैठे कुछ लोग मुड़कर देखने लगे। विक्रम ने उस पल महसूस किया कि उसे सच में हल्का महसूस हो रहा है। ऐसे पल दुर्लभ थे, लेकिन उसे हर दिन गुजारने की कोशिश जारी रखने के लिए काफी थे। उसने कैफे के चारों ओर देखा। कुछ परिवार, कुछ जोड़े, युवाओं का एक समूह पीछे समुद्र के साथ तस्वीरें ले रहा था। लोग बात कर रहे थे, खा रहे थे, हंस रहे थे। हर कोई अपनी कहानी लेकर आया था। कोई नहीं जानता था कि उसके लिए यहाँ बैठना सिर्फ दोपहर का भोजन करना नहीं था, बल्कि खुद को याद दिलाने का एक तरीका था कि वो अभी भी जी रहा है, अभी भी एक पिता की भूमिका निभा रहा है। पापा, अनन्या ने बुलाया। उसकी आवाज धीमी हो गई। आज हम जल्दी घर चलेंगे? क्यों? विक्रम ने पूछा। मुझे माँ के लिए चित्र बनाना है, बच्ची ने कहा। उसकी आंखें अभी भी फ्राइज की प्लेट पर थीं। मैं कल भूल गई थी। विक्रम एक पल के लिए रुका और फिर सिर हिलाया। हाँ, हम जल्दी चलेंगे। अनन्या मुस्कुराई, जैसे कि यही एकमात्र जवाब था जिसकी उसे जरूरत थी। अनन्या के लिए माँ गायब नहीं हुई थी, बस किसी और जगह चली गई थी। विक्रम ने ना तो इसे सुधारा और ना ही आगे कुछ समझाया। उसने बच्ची को अपनी समझ बनाए रखने देना सीख लिया था। जब तक कि वो उसे सुरक्षित महसूस कराती रहे। आइसक्रीम लाई गई। अनन्या खुशी से चिल्लाई और तुरंत एक बड़ा चम्मच भर लिया। रंगीन सौंफ उसके होठों पर लग गई। विक्रम ने नैपकिन दिया। बच्ची ने लापरवाही से पूछा और फिर से खाने लगी। उस छोटी सी गड़बड़ी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अच्छी है? उसने पूछा। अच्छी है, बच्ची ने जवाब दिया।
और फिर उसे देखने के लिए सिर उठाया। आप नहीं खा रहे? विक्रम ने सिर हिलाया। मेरा पेट भर गया है। असल में उसे भूख नहीं थी। हाल ही में उसे भूख बहुत देर से लगती थी, जैसे कि उसके शरीर ने भी सब कुछ बचाने का तरीका सीख लिया हो, यहां तक कि जरूरतें भी। उसने एक घूंट पानी पिया। बेस्वाद पानी उसके गले से नीचे उतर गया। हवा तेज हो गई। मेज पर रखे कुछ नैपकिन उड़ गए। विक्रम ने उन्हें पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और अनजाने में सड़क के उस पार देखा। एक महिला एक पेड़ के पास खड़ी थी, कैफे की ओर पीठ करके। उसके कपड़े गहरे रंग के, थोड़े पुराने थे। उसका शरीर मजबूत था, कंधे ऐसे झुके हुए थे जैसे कोई अदृश्य बोझ उठा रही हो। विक्रम ने ज्यादा देर ध्यान नहीं दिया। वो अनन्या को देखने के लिए मुड़ा और देखा कि बच्ची अपना सिर झुकाए हुए है। उसकी आंखें उसकी नजर से परे किसी बिंदु पर टिकी हुई हैं। पापा, बच्ची ने धीरे से बुलाया। क्या हुआ? अनन्या ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो कुर्सी पर खड़ी हो गई, दोनों हाथों से मेज को पकड़े हुए, और साफ देखने की कोशिश कर रही थी। विक्रम ने अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा ताकि वो अपना संतुलन ना खो दे। पापा, अनन्या ने धीरे धीरे कहा। उसकी आवाज में थोड़ी उलझन थी। वो आंटी माँ जैसी दिखती हैं। विक्रम चौंक गया। कौन सी आंटी? उसने पूछा। हालांकि उसके दिल में एक अस्पष्ट पूर्वाभास था। अनन्या ने सड़क के उस पार पेड़ की ओर इशारा किया। वो जो वहां खड़ी हैं। विक्रम ने उस दिशा में सिर घुमाया जिधर बेटी ने इशारा किया था। महिला अभी भी वहीं खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा थोड़ा घुमा हुआ था, इतना कि वो उसके चेहरे की रूपरेखा देख सके। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, इसलिए नहीं कि वो मिलती जुलती थी या नहीं, बल्कि उस अचानक आए अपनेपन के एहसास के कारण, जैसे अनजाने में कोई पुरानी धुन सुन ली हो। उसने अपनी भौएं से कोड़ी। खुद से कहा कि वो ज्यादा सोच रहा है। बच्चे अक्सर वे चीजें देखते हैं जो बड़े नहीं देखते, या वे चीजें जो केवल यादों में मौजूद होती हैं। उसने ये व्याख्या एक से ज्यादा बार सुनी थी। तुम नीचे बैठो, विक्रम ने कहा, अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश करते हुए। अनन्या वापस बैठ गई, लेकिन उसकी आंखें अभी भी सड़क के उस पार थीं। माँ भी ऐसे ही खड़ी होती थीं। बच्ची ने आगे कहा। जब वो पापा का इंतजार करती थी, विक्रम ने महसूस किया कि उसका गला सूख रहा था। वो कुछ कहना चाहता था, कुछ भी जो इस जुड़ाव को तोड़ सके, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, सड़क के उस पार की महिला अचानक पूरी तरह मुड़ी। उसकी नजरें कैफे से गुजरी। एक बहुत छोटे से पल के लिए उसकी नजरें वहीं रुकीं जहां वो बैठा था। विक्रम अचानक खड़ा हो गया। उसके पीछे की कुर्सी खिसकने से एक सूखी, कर्कश आवाज आई। अनन्या चौंक कर उसे देखने लगी। आप कहाँ जा रहे हैं? बच्ची ने पूछा। विक्रम ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने उस महिला को फिर से देखा। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे हर धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। एक अजीब लेकिन तीव्र भावना ने उसे वहीं रोक दिया, जैसे कि अगर उसने पलक झपकाई तो सब कुछ गायब हो जाएगा। तुम यहीं रुको। मैं बस 1 मिनट में आया, उसने सामान्य से अधिक गहरी आवाज में कहा। कहीं मत जाना। अनन्या ने सिर हिलाया। उसका चेहरा जिज्ञासु और चिंतित दोनों था। विक्रम कैफे से बाहर निकला। धूप सीधे उसके कंधों पर पड़ रही थी। जब उसने पेड़ की ओर देखा तो महिला अभी भी वहीं थी, लेकिन उसने पीठ फेर ली थी, जैसे जाने की तैयारी कर रही हो। उसने गहरी सांस ली और फिर सड़क के उस पार तेजी से कदम बढ़ाए। उसके दिमाग में बस एक ही वाक्य गूंज रहा था, बार बार। ये स्पष्ट नहीं था कि ये उम्मीद थी या डर। ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये सच हुआ तो? विक्रम तेजी से सड़क पार कर गया। एक मोटरसाइकिल उसके पीछे से तेजी से गुजरी, जिससे वो चौंक गया। दोपहर की धूप सड़क पर एक तीखी सफेद चमक बिखेर रही थी, जिससे उसके सामने सब कुछ थोड़ा धुंधला हो गया था, जैसे वो एक अधूरे सपने में चल रहा हो। महिला उससे बस कुछ ही कदम दूर खड़ी थी। जब उसने उसकी धीमी आवाज सुनी तो वो रुक गई। पुराने कपड़े के बैग का हैंडल पकड़े उसके हाथ और कस गए। सुनिए, वो मुड़ी। उनकी आंखें एक छोटे से पल के लिए मिली, लेकिन ये विक्रम के दिल को झकझोरने के लिए काफी था। वो चेहरा यादों से ज्यादा पतला था, त्वचा धूप से झुलसी हुई थी। आंखों के कोनों में थकान की लकीरें थीं। फिर भी कुछ ऐसा था जो नहीं बदला था, एक परिचित एहसास जिसने उसे अपनी आंखें हटाने नहीं दी। आपने मुझे बुलाया? महिला ने पूछा। उसकी आवाज में एक रूखापन था। विक्रम ने अपना गला साफ किया।
मुझे माफ करना अगर मैंने आपको परेशान किया, लेकिन आपका नाम क्या है? वो कुछ सेकंड के लिए चुप रही। उसकी आंखें तेजी से कैफे की ओर गईं, जहां अनन्या अभी भी कांच की खिड़की के पास बैठी थी। फिर उसने सांस छोड़ी, जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो। मेरा नाम प्रिया है। ये नाम विक्रम के दिमाग में किसी बिजली की तरह नहीं, बल्कि एक धूल भरी पुरानी याद की तरह गूंजा, जिसे अचानक उठा लिया गया हो। उसने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। प्रिया, उसने दोहराया। उसकी आवाज बहुत धीमी हो गई। तुम माया को जानती थी? उसकी आंखें गहरी हो गईं, लेकिन उसने नजरें नहीं चुराईं। हाँ, विक्रम वहीं खड़ा रहा। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही हो। एक साथ कई सवाल उठे, लेकिन कोई भी शब्दों में नहीं बदल सका। उसने सामने वाले चेहरे को और ध्यान से देखा, उस समानता को पहचाना जिसके बारे में अनन्या ने कहा था। बिल्कुल एक जैसी नहीं, बल्कि खड़े होने के तरीके में समानता। भले ही पीठ थक गई हो, किसी परिचित नाम का जिक्र होने पर आंखों में जो कोमलता आती थी, उसमें समानता। आप विक्रम सिंह हैं, प्रिया ने आगे कहा। ये कोई सवाल नहीं था। माया के पति। उसने सिर हिलाया, अनजाने में आधा कदम पीछे हट गया। तुम मुझे कैसे जानती हो? वो हल्की सी मुस्कुराई। मुस्कान बहुत तेजी से गुजर गई। पहले माया आपके बारे में बहुत बातें करती थी। विक्रम ने महसूस किया कि उसका गला रुंध गया है। तुम उसकी दोस्त थीं। प्रिया एक पल के लिए चुप रही और फिर सिर हिलाया। हाँ, दोस्त। समुद्र की हवा चली, अपने साथ नमक की महक लाई। विक्रम को एहसास हुआ कि वो सड़क के बीच में खड़ा है, जबकि उसके चारों ओर जिंदगी सामान्य रूप से चल रही है। उसने अपनी आवाज धीमी की। तुम आजकल कैसी हो? प्रिया ने अपनी पुरानी चप्पलों को देखा और फिर कंधे उचकाए। बस वैसी ही, दिन काट रही हूं। जवाब इतना सरा था कि विक्रम को समझ नहीं आया कि आगे क्या कहे। उसने एक बार फिर कैफे की ओर देखा। अनन्या अपना चेहरा कांच से सटाए हुए थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें उन्हें देख रही थीं। मेरी बेटी, उसने एक सहज प्रतिक्रिया के रूप में कहा। वो अक्सर कुछ भी बोल देती है। प्रिया ने उसकी आंखों का पीछा किया। उसका चेहरा नरम हो गया। बच्ची माया पर गई है। विक्रम धीरे से हंसा, लेकिन हंसी में कोई खुशी नहीं थी। सब यही कहते हैं। वे कुछ सेकंड और चुपचाप खड़े रहे, जैसे दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आगे बढ़ें या पीछे हटें। अंत में विक्रम ने पहले बात की। तुम यहां क्या कर रही हो? प्रिया ने समुद्र की ओर देखा। मैं पास में ही काम करती हूं। कभी कभी ताजी हवा के लिए यहां आ जाती हूं। विक्रम ने ये नहीं पूछा कि वो क्या काम करती है। वो इतना नासमझ नहीं था कि उसके सामने आ रहे टुकड़ों को पहचान ना सके, लेकिन अभी तक उनमें हाथ डालने की हिम्मत भी नहीं थी। माया, उसने शुरू किया और फिर रुक गया। उसने तुम्हारे बारे में कभी जिक्र नहीं किया। प्रिया ने अपने होंठ भींच लिए। मुझे पता है। उसने इतने हल्के और शांत तरीके से कहा कि विक्रम को एक अजीब तरह की बेचैनी हुई। तो क्यों? प्रिया ने सीधे उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में कुछ भी छिपा नहीं था। कुछ लोगों के लिए गायब हो जाना ही एकमात्र विकल्प होता है। विक्रम को लगा जैसे ये वाकई एक छोटी सुई की तरह उस जगह चुभ गया हो जहां उसने अभी तक पट्टी नहीं बांधी थी। उसने गहरी सांस ली। क्या तुम चाहोगी? वो झिझका। अंदर आकर कुछ पीना चाहोगी? बच्चे इंतजार कर रही है। प्रिया ने लगभग तुरंत सिर हिला दिया। ये ठीक नहीं होगा। क्यों? वो चुप रही और फिर धीरे धीरे बोली। क्योंकि मुझे आपकी जिंदगी में नहीं आना चाहिए। विक्रम ने भौएं से कोड़ी। तुम यहां खड़ी हो और मेरी बेटी ने तुम्हें देख लिया है। प्रिया रुक गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट दिखी। उसने क्या कहा? उसने कहा तुम उसकी मां जैसी दिखती हो। प्रिया ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके हाथ कस गए। बच्चे बहुत संवेदनशील होते हैं, लेकिन बिना वजह नहीं, विक्रम ने जवाब दिया। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनके बीच की दूरी वैसी ही बनी रही, लेकिन कोई अदृश्य चीज हिलने लगी थी। बगल के कैफे से एक आदमी बाहर निकला, प्रिया के कंधे से हल्का सा टकराया और लापरवाही से माफी मांगी। वो एक कदम पीछे हट गई, जैसे वास्तविकता में वापस खींच ली गई हो। मुझे अब जाना होगा, उसने कहा। रुको, विक्रम ने अपनी सोच से ज्यादा तेजी से कहा। कम से कम मुझे ये तो बताओ कि मैं तुम्हें कहाँ ढूंढ सकता हूं। प्रिया झिझकी। फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा निकाला और एक पुरानी स्याही वाले पेन से जल्दी से कुछ लिखा। पुराने बस स्टैंड के पास एक कमरा।
उसने कागज का टुकड़ा उसे दिया, लेकिन अगर सच में जरूरत ना हो तो मत आना। विक्रम ने उसे ले लिया। कागज का टुकड़ा बहुत हल्का महसूस हुआ, लेकिन उसका हाथ भारी हो गया। तुम्हें किस बात का डर है? उसने पूछा। प्रिया ने उसे देखा। उसकी आंखें नरम हो गईं। मुझे डर है कि मैं उन चीजों को बिगाड़ दूंगी जिन्हें माया ने सहेज कर रखा था। वो मुड़ी और फुटपाथ पर तेजी से चलने लगी। विक्रम वहीं खड़ा उस पतले से शरीर को भीड़ में खोते हुए देखता रहा। उसके अंदर का एक हिस्सा उसे आवाज देना चाहता था, लेकिन दूसरे हिस्से ने उसे वहीं रोके रखा, जैसे कि बस एक और कदम आगे बढ़ाने से। सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। वो कैफे में वापस आया। अनन्या तुरंत मुड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं। पापा, आप उस आंटी को जानते हैं? बच्ची ने पूछा। विक्रम बैठ गया, कागज का टुकड़ा अपनी शर्ट की जेब में रख लिया। हाँ, पहले से जानता हूं, मुझे पता था, अनन्या ने कहा, बहुत स्वाभाविक रूप से। मां भी उस आंटी को जानती थी। विक्रम चौंक गया। तुम्हें कैसे पता? अनन्या ने अपना सिर झुकाया। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगा। विक्रम ने और कुछ नहीं कहा। उसने अपना हाथ बच्ची के सिर पर फेरा। उसके दिल में एक ऐसी भावना उठी जिसे वो नाम नहीं दे पा रहा था। बाहर हवा अभी भी चल रही थी, समुद्र अभी भी नीला था, कैफे अभी भी भरा हुआ था। केवल उसकी जिंदगी की लय थोड़ी बदल गई थी, इस तरह से कि वो वापस नहीं आ सकती थी। उसकी शर्ट की जेब में छोटा कागज का टुकड़ा धीरे धीरे उसकी छाती से रगड़ खा रहा था, जैसे एक याद दिला रहा हो कि कुछ कहानियां चाहे कितनी भी गहरी दफन क्यों ना हो, वे वापस आने का रास्ता ढूंढ ही लेती हैं। शाम सामान्य से ज्यादा धीरे धीरे ढली। धूप अब तीखी नहीं थी, बल्कि सड़क पर एक पतली पीली परत बिछा रही थी। विक्रम चुपचाप घर की ओर गाड़ी चला रहा था। रेडियो ना जाने कब से बंद था। बस इंजन की नियमित आवाज थी, जैसे वो उसके विचारों को बहुत दूर जाने से रोकने की कोशिश कर रहा हो। अनन्या पीछे की सीट पर बैठी थी, उसके पैर झूल रहे थे। उसने अपना पुराना टेडी बियर कसकर पकड़ रखा था। बच्ची ने दोपहर वाली महिला के बारे में और कुछ नहीं पूछा, लेकिन विक्रम को उसका ध्यान साफ महसूस हो रहा था, जैसे अनन्या उसके कुछ कहने का इंतजार कर रही हो। पापा, जब गाड़ी घर के गेट के सामने रुकी तो बच्ची ने आवाज दी, क्या हम कल फिर आइसक्रीम खाने चलेंगे? विक्रम ने उसे रियर व्यू मिरर से देखा। कल सोमवार है। ओ, अनन्या ने जवाब दिया और कुछ सेकंड चुप रही। तो सप्ताहांत पर पापा? हाँ। विक्रम ने सिर हिलाया और कार का दरवाजा खोला। शाम बाकी शामों की तरह ही गुजरी। विक्रम ने खाना बनाया। अनन्या खाने की मेज पर चित्र बना रही थी। वो बहुत देर तक चित्र बनाती रही। कभी कभी ऊपर एक गोले को गहरा करती और फिर उसे नीले रंग के पेन से नीचे जोड़ती। तुम क्या बना रही हो? विक्रम ने सूप लाते हुए पूछा। मां, अनन्या ने संक्षिप्त उत्तर दिया। मां हमें देख रही हैं। विक्रम ने और कुछ नहीं पूछा। उसने सफाई की, बच्ची को नहलाया और सोने से पहले कहानी पढ़ी। जब अनन्या की सांसें गहरी हो गईं, तो वो कुछ देर बिस्तर के किनारे बैठा रहा। उस छोटे से चेहरे को नींद में डूबे हुए देखता रहा। दोपहर वाली भावना ज्यादा स्पष्ट रूप से वापस आ गई। अब उससे बचा नहीं जा सकता था। उस रात विक्रम सोया नहीं। वो छत को देखता रहा। उसका दिमाग प्रिया के हर शब्द को दोहरा रहा था। वो नाम अब अजनबी नहीं था, बल्कि उसकी यादों में खाली जगह बन गया था। सुबह जल्दी, जब अनन्या अभी भी सो रही थी, वो उठा, कॉफी बनाई और अपनी शर्ट की जेब से कागज का टुकड़ा निकालकर मेज पर रख दिया। पुराने बस स्टैंड के पास एक कमरा। विक्रम ने कुछ सेकंड तक उन शब्दों को देखा और फिर उसे मोड़कर अपने बटुए में रख लिया। उसने खुद से कहा कि वो बस सब कुछ साफ करने के लिए जा रहा है और कुछ नहीं। लेकिन वो खुद भी नहीं जानता था कि वो अपनी इस बात पर कितना विश्वास करता है। अनन्या को स्कूल छोड़ने के बाद विक्रम पुराने बस स्टैंड की ओर गाड़ी ले गया। ये इलाका केंद्र से थोड़ा दूर था। नीची इमारतों की कतारें, फीके पड़े साइन बोर्ड। उसने एक छोटे से किराए के कमरों वाली इमारत के सामने गाड़ी रोकी। नीले रंग का लोहे का गेट कई जगहों से उखड़ चुका था। विक्रम कुछ सेकंड गेट के सामने खड़ा रहा और फिर खटखटाया। एक अधेड़ उम्र की महिला बाहर आई और उसे शक की निगाह से देखने लगी। किसे ढूंढ रहे हो? उसने पूछा। क्या यहाँ कोई प्रिया नाम की महिला रहती है? महिला ने भौहें से कोड़ी। हाँ, वो अंदर एक कमरा किराए पर लेती हैं। क्या वो घर पर है? शायद अभी अभी आई है। उसने कतार के अंत में आखिरी कमरे की ओर इशारा किया। विक्रम ने धन्यवाद कहा और अंदर चला गया। गलियारा संकरा था। सीमेंट का फर्श ठंडा था।
वो पुराने लकड़ी के दरवाजे के सामने रुका, एक गहरी सांस ली और धीरे से खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। प्रिया वहां खड़ी थी। उसे देखकर हैरान रह गई। आप सच में आ गए? उसने पूछा। माफ करना, विक्रम ने कहा, मैं बस बात करना चाहता था। प्रिया ने उसे कुछ सेकंड देखा और फिर दरवाजा और चौड़ा कर दिया। अंदर आ जाओ। कमरा छोटा और साफ सुथरा था। एक सिंगल बेड, एक मेज, कुछ पुरानी किताबें कोने में करीने से रखी हुई थी। विक्रम कमरे के बीच में खड़ा था। समझ नहीं पा रहा था कि बैठें या नहीं। आप पानी पिएंगे? प्रिया ने पूछा। नहीं। शुक्रिया, उसने जवाब दिया। मैं जल्दी बात खत्म करूंगा। प्रिया ने अपनी बाहें बांध लीं। आप क्या जानना चाहते हैं? विक्रम ने सीधे उसकी आंखों में देखा। तुम माया की जिंदगी से क्यों गायब हो गईं? वो चुप रही। उसकी आंखें ना तो बच रही थीं और ना ही जल्दी जवाब दे रही थीं। उसने तुम्हारे बारे में कभी जिक्र नहीं किया, विक्रम ने आगे कहा। एक बार भी नहीं, क्योंकि वो यही चाहती थी। प्रिया ने जवाब दिया। तुम्हें यादों से मिटाना चाहती थी, विक्रम ने पूछा। उसकी आवाज में तनाव था। प्रिया ने धीरे धीरे सांस छोड़ी। सब कुछ सरल रखना चाहती थी। विक्रम धीरे से हंसा। यहां कुछ भी सरल नहीं है। उसने उसे देखा। उसकी आंखें उदास हो गईं। आपको लगता है कि मैं ऐसा चाहती थी? विक्रम चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि वो एक ऐसे सच के बहुत करीब खड़ा है जिसे छूने के लिए वो अभी तैयार नहीं था। तुम मेरी बेटी को जानती हो, है ना? उसने पूछा। प्रिया ने सिर हिलाया। मैंने देखा है। उसने कहा कि तुम उसकी मां जैसी दिखती हो। उसने अपने होंठ भींच लिए। माया भी ऐसे ही मुस्कुराती थी। ये बात बहुत हल्की थी, लेकिन विक्रम को चुभ गई। तुम उसे कितने समय से जानती थी? कॉलेज के 4 साल, प्रिया ने जवाब दिया। और कुछ समय और? कौन सा समय? प्रिया ने अपने हाथों को देखा। वो समय जिसे मौजूद नहीं होना चाहिए था। विक्रम एक कदम आगे बढ़ा। तुम क्या रही हो? उसने ऊपर देखा। मैं वो हूं जिसके बारे में आपको कभी नहीं बताया गया। विक्रम ने महसूस किया कि कमरे में हवा भारी हो गई है। तो मैं उस कहानी में क्या था? प्रिया ने उसे बहुत देर तक देखा। आप वो थे जिसे माया ने चुना। जवाब में कोई आक्रामकता नहीं थी, लेकिन इसने विक्रम को ऐसा महसूस कराया जैसे उसे अपनी पत्नी के अतीत के एक हिस्से से बाहर धकेल दिया गया हो। तुम अब क्यों सामने आई? उसने पूछा। क्योंकि मैं अब और नहीं छिप रही, प्रिया ने जवाब दिया। मैं थक गई हूं। विक्रम ने उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे, उसके होठों के कोनों पर छोटी छोटी सिलवटें देखीं। वो किसी चीज का इंतजार करने वाली नहीं लग रही थी, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की तरह लग रही थी जो बहुत लंबा सफर तय कर चुका हो और उसके पास लौटने के लिए कोई जगह ना हो। मैं आपकी जिंदगी में कोई उथल पुथल नहीं करना चाहती, उसने आगे कहा। अगर आप चाहें तो मैं फिर से गायब हो जाऊंगी। विक्रम ने सिर हिलाया। तुम पहले ही सामने आ चुकी हो, प्रिया उदासी से मुस्कुराई। कुछ लोग सिर्फ मिटाए जाने के लिए ही सामने आते हैं। विक्रम ने कमरे के चारों ओर देखा। तुम्हें किसने मिटाया? उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, फिर बहुत धीरे से कहा, उसने खुद। विक्रम चुपचाप खड़ा रहा। उस जवाब ने उसके सारे विचारों को उलझा दिया। उसने डांटने, गुस्सा होने के लिए खुद को तैयार किया था, लेकिन ऐसा नहीं। मुझे समय चाहिए, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज धीमी हो गई। मैं समझती हूं, प्रिया ने जवाब दिया। आप मान लीजिए कि आप आज यहां कभी आए ही नहीं। विक्रम दरवाजे की ओर बढ़ा और रुक गया। अगर मुझे तुमसे फिर मिलना हो? प्रिया ने उसे देखा। आप जानते हैं कि मैं कहां हूं? उसने सिर हिलाया और किराए के कमरे से निकल गया। गेट पर पहुंचकर विक्रम कुछ देर रुका। उसे एहसास हुआ कि कोई ऐसा था जिसे उसकी जिंदगी की कहानी से बहुत पहले ही मिटा दिया गया था। और उस व्यक्ति की वापसी न केवल अतीत को बदल रही थी, बल्कि वर्तमान को भी इस तरह से हिलाना शुरू कर रही थी जिसका वो अनुमान नहीं लगा सकता था। उस दोपहर नलिनी जी सामान्य से जल्दी आ गईं। जब आसमान में अभी भी धूप थी, तब उनकी स्कूटर गेट के सामने रुकी। स्कूटर के स्टैंड की सूखी आवाज उस आंगन में गूंजी जो आमतौर पर शांत मुलाकातों का आदि था। विक्रम रसोई में था जब उसने गेट खुलने की आवाज सुनी। वो रुक गया। एक अस्पष्ट पूर्वाभास ने उसके हाथ में चाकू की गति को धीमा कर दिया। अनन्या कमरे से बाहर भागी, चिल्लाई, नानी।
नलिनी जी ने अपनी नातिन को गले लगाने के लिए झुकीं, लेकिन उनकी आंखें बच्ची पर ज्यादा देर नहीं रुकीं। उन्होंने लिविंग रूम पर एक नजर डाली और फिर सीधे विक्रम को देखा, एक ऐसी नजर जिसमें कोई जांच पड़ताल छिपी नहीं थी। तुम खाना बना रहे हो? उन्होंने पूछा। जी, विक्रम ने जवाब दिया। चाकू नीचे रख दिया। आप इतनी जल्दी आ गईं? जल्दी आ गई ताकि ठंडक रहे, नलिनी जी ने कहा। अपना हेलमेट उतारकर मेज पर रख दिया। या शायद मेरा स्वागत नहीं है? ऐसा नहीं है, विक्रम ने सिर हिलाया। आप अनन्या के साथ बैठिए, मैं बस खाना बना लूं। नलिनी जी हमेशा की तरह लिविंग रूम में नहीं गईं। वो वहीं खड़ी रहीं, अपने हाथ कमर पर रखे सीधे उसे देख रही थीं। विक्रम जी। क्या इस घर में कोई अजनबी आया था? विक्रम ने महसूस किया कि उसका दिल एक धड़कन चूक गया। उसने अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश की। आपने किससे सुना? किसी के कहने की जरूरत नहीं है, नलिनी जी ने जवाब दिया। तुम मुझे पहले जैसे नहीं लग रहे। अनन्या दोनों के बीच खड़ी थी, पहले अपनी नानी को और फिर अपने पापा को देख रही थी। पापा का एक नया दोस्त है। नानी? विक्रम अपनी बेटी की ओर मुड़ा। बच्ची ने मासूमियत से अपनी पलकें झपकाईं। मैंने देखा। नलिनी जी ने अपने बैग का पट्टा कस लिया। कौन सा दोस्त? विक्रम कुछ सेकंड चुप रहा। वो जानता था कि कुछ कहानियों से जितना बचा जाए, परिणाम उतने ही बड़े होते हैं। उसने एक सांस छोड़ी और फिर कहा, माया का एक पुराना परिचित। घर में माहौल स्पष्ट रूप से भारी हो गया। नलिनी जी सीधी खड़ी हो गईं। उनकी आंखें तेज हो गईं। नाम क्या है? विक्रम ने तुरंत जवाब नहीं दिया। विक्रम, नलिनी जी ने बुलाया। उनकी आवाज भारी हो गई। मैंने नाम पूछा। प्रिया, उसने कहा। सिर्फ 2 शब्द, लेकिन जैसे एक शांत पानी में सीधा पत्थर फेंका गया हो। नलिनी जी चौंक गईं। उनके हाथ नीचे लटक गए। उनका चेहरा पूरी तरह बदल गया। तुमने अभी क्या कहा? उन्होंने फिर पूछा। प्रिया, विक्रम ने धीरे धीरे दोहराया। नलिनी जी हंसी, लेकिन हंसी सूखी और टूटी हुई थी। ऐसा नहीं हो सकता। तुम उसे जानती हो? विक्रम ने पूछा। जानती हूं। नलिनी जी ने उसे देखा। उनकी आंखों में गुस्सा और घबराहट मिली हुई थी। मैं जानना नहीं चाहती। अनन्या ने उनका हाथ खींचा। नानी, वो आंटी मां जैसी दिखती हैं। चुप रहो। नलिनी जी ने अपनी नातिन का हाथ झटक दिया। उनकी आवाज सामान्य से ज्यादा तेज थी। तुरंत बाद वो रुक गईं जब उन्होंने अनन्या को सिर झुकाए, होंठ भींचे हुए देखा। विक्रम आगे बढ़ा। मां, आप बच्ची से इस तरह बात मत कीजिए। नलिनी जी उसकी ओर मुड़ी। तुम किसका पक्ष ले रहे हो? मैं बस चाहता हूं कि आप शांत हो जाएं, विक्रम ने जवाब दिया। शांत? नलिनी जी ने अपनी आवाज धीमी की, लेकिन हर शब्द हवा में काट रहा था। मैं बहुत शांत थी जब वो लड़की पहली बार आई थी। विक्रम ने उन्हें देखा। कैसे आई थी? नलिनी जी ने एक गहरी सांस ली। तुम्हें लगता है कि माया ने उसका जिक्र कभी नहीं किया, ये महज एक संयोग था, विक्रम ने जवाब नहीं दिया। उसे लगा कि जवाब बहुत करीब आ रहा है, इतना करीब कि उसके पास पीछे हटने की कोई जगह नहीं बची थी। वो इस घर में आई थी, नलिनी जी ने कहा, जब तुम्हारी और माया की शादी नहीं हुई थी। विक्रम चौंक गया। आपने कभी नहीं बताया? क्योंकि माया ने मना किया था, नलिनी जी ने जवाब दिया। वो लड़की वो है जिससे माया ने दूर रहने को कहा था। क्यों दूर? विक्रम ने तनाव भरी आवाज में पूछा। नलिनी जी ने सीधे उसकी आंखों में देखा। क्योंकि उसे इस परिवार में मौजूद नहीं होना चाहिए था। विक्रम ने अपनी मुट्ठी भींच ली। आप एक इंसान के बारे में बात कर रही हैं। नहीं, नलिनी जी ने जवाब दिया। मैं एक गलती के बारे में बात कर रही हूं। अनन्या ने अचानक कहा। मां, कोई गलती नहीं थी। दोनों बड़े एक साथ मुड़े। बच्ची वहां खड़ी थी, अपना टेडी बियर पकड़े हुए। उसकी आंखें जिद्दी थीं। तुम क्या कह रही हो? नलिनी जी ने पूछा। वो आंटी मां जैसी दिखती हैं, अनन्या ने कहा। मां कोई गलती नहीं थी। विक्रम ने महसूस किया कि उसका गला रुंध गया है। नलिनी जी ने अपनी नातिन को और फिर उसे देखा। उनकी आंखों में हिचकिचाहट थी। विक्रम, उन्होंने कहा। उनकी आवाज धीमी हो गई। माया उस लड़की की वजह से बहुत रोई थी। विक्रम चुप रहा। उसने माया को परेशान कर दिया था। नलिनी जी ने आगे कहा, जब माया घर आई तो उसने बस एक ही बात कही, मुझे चुनना होगा। विक्रम ने ऊपर देखा। क्या चुनना होगा? नलिनी जी ने अपना चेहरा फेर लिया। सही रास्ता। और आप ये तय करने वाली थीं
आपकी क्या सही है? विक्रम ने पूछा। नलिनी जी मुड़ी। उनकी आंखें बर्फीली थीं। मैं उसकी मां हूं, लेकिन आप वो नहीं हैं, विक्रम ने जवाब दिया। हवा घनी हो गई। अनन्या बीच में खड़ी होकर दोनों बड़ों को देख रही थी, जैसे वो तनाव महसूस कर रही हो। मैं नहीं चाहती कि मां दुखी हो, बच्ची ने धीरे से कहा। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि वो आंटी दुखी हो। नलिनी जी रुक गईं। तुम्हें ये कहना किसने सिखाया? किसी ने नहीं, अनन्या ने जवाब दिया। मैंने देखा। नलिनी जी कुर्सी पर बैठ गईं। उस दोपहर पहली बार वो कुछ साल और बूढ़ी लग रही थीं। विक्रम, क्या तुम जानते हो कि माया ने प्रिया का जिक्र कभी क्यों नहीं किया? विक्रम ने सिर हिलाया। क्योंकि वो एक ऐसी चीज थी जिसे माया को दफनाना था, नलिनी जी ने कहा। अगर तुम उसे खोदोगे तो सब कुछ बिखर जाएगा। विक्रम ने उन्हें देखा। सब कुछ या सिर्फ आपकी यादें? नलिनी जी अचानक रो पड़ी। इतनी अप्रत्याशित रूप से कि वो खुद भी चौंक गईं। तुम नहीं समझोगे, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, विक्रम ने जवाब दिया। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी बिना नाम की खाली जगहों के साथ बड़ी हो। नलिनी जी ने ऊपर देखा। अगर तुम जारी रखोगे तो तुम सबको चोट पहुंचाओगे। क्या ऐसा हो सकता है? विक्रम ने धीरे धीरे कहा कि हमने माया को शुरू से ही चोट पहुंचाई हो। नलिनी जी अचानक खड़ी हो गईं। तुम ऐसा मत कहो। क्या आपने कभी माया से पूछा कि वो क्या चाहती है? विक्रम ने पूछा। नलिनी जी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपना बैग उठाया और सीधे दरवाजे की ओर मुड़ गईं। तुम पछताओगी, उन्होंने कहा। माया ने उसे भूलने का फैसला किया था। तुम्हें उसे वापस खींचने का कोई अधिकार नहीं है। दरवाजा जोर से बंद हो गया। विक्रम लिविंग रूम में चुपचाप खड़ा रहा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अनन्या आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। पापा, बच्ची ने कहा, वो आंटी बुरी नहीं है। विक्रम ने झुककर अपनी बेटी को गले लगा लिया। मुझे पता है। उसने बंद दरवाजे की ओर देखा। उसके दिमाग में नलिनी जी के शब्द गूंज रहे थे। हर शब्द भारी था। बाहर घर के सामने के पेड़ों से हवा गुजरी, जिससे पत्तियां धीरे धीरे सरसराने लगीं। जैसे अनकही बातें हों। विक्रम समझ गया कि जिस पल से उसने उस नाम का जिक्र किया था, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। और शायद वो अनाम व्यक्ति ही वो टुकड़ा था जिसे इस पूरे परिवार ने बहुत पहले जानबूझकर खो दिया था। रात बहुत देर से हुई। घर एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। विक्रम अपने स्टडी रूम में अकेला बैठा था। डेस्क लैम्प की रोशनी गहरे रंग की लकड़ी की सतह पर पड़ रही थी, जहां हर चीज एक पुरानी आदत के अनुसार करीने से रखी हुई थी। नलिनी जी से बात करने के बाद उसका काम में मन नहीं लग रहा था। उथल पुथल की भावना अभी भी उसके दिमाग में घूम रही थी, जैसे एक ऐसा सवाल जिसका कोई अंत नहीं मिल रहा हो। विक्रम ने अपने विचारों को भटकाने के लिए कुछ ढूंढने के लिए दराज खोली, लेकिन उसका हाथ एक ऐसी चीज से टकराया जो उसकी सोच से ज्यादा परिचित थी। एक पुरानी भूरे रंग की डायरी। जिसकी जिल्द घिस चुकी थी, उसका दिल धीरे से बैठ गया। विक्रम ने डायरी उठाई। पहले कुछ पन्ने पलटे। एक परिचित झुकी हुई लिखावट सामने आई। बिना पढ़े भी वो जानता था कि ये माया की लिखावट है। ये डायरी कभी उसकी मेज पर रहती थी, फिर जब वो नहीं रही तो कई दूसरी चीजों के साथ इसे भी हटा दिया गया था। विक्रम ने इसे कभी नहीं खोला था, इसलिए नहीं कि वो भूल गया था, बल्कि इसलिए कि उसे डर लगता था। उसने डायरी नीचे रखी। एक गहरी सांस ली और फिर पहला पन्ना खोला। जिस दिन हम हॉस्टल में आए, कमरा छोटा और गर्म था, लेकिन एक नए इंसान के आने से मुझे सांस लेने में आसानी महसूस हुई। विक्रम रुक गया। उसने अगला पन्ना पलटा। प्रिया ने खिड़की के चारों ओर छोटी छोटी लाइटें लगाईं और कहा कि इस जगह को रोशनी की जरूरत है। नाम साफ साफ लिखा था, बिना किसी घुमाव फिराव के, बिना किसी लाग लपेट के। विक्रम सीधा बैठ गया। उसे लगा जैसे उसने अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनी हो। उसने आगे पन्ने पलटे, धीरे धीरे पढ़ा। हर पंक्ति उसे लगा जैसे उसने अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनी हो। उसने आगे पन्ने पलटे, धीरे धीरे पढ़ा। हर पंक्ति उसे एक ऐसे समय में वापस ले जा रही थी जिसके बारे में वो कभी नहीं जानता था। प्रिया बहुत हंसती है, लेकिन जब चुप होती है तो बहुत गहरी लगती है। मैं अक्सर उसे छिप कर देखती हूँ जब वो किताब पढ़ती है। विक्रम रुक गया। उसने डायरी को कसकर पकड़ लिया। उसके दिमाग में प्रिया की सड़क के उस पार खड़ी छवि उभर आई। उसका पतला शरीर, उसकी गहरी आंखें,
कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। विक्रम चौंक कर ऊपर देखने लगा। पापा, आप अभी तक सोए नहीं? अनन्या दरवाजे पर खड़ी थी, तकिया पकड़े हुए। नहीं, विक्रम ने जवाब दिया। तुम क्या कर रही हो? मैंने सपना देखा। बच्ची अंदर आई, सामने की कुर्सी पर चढ़ गई। मैंने माँ का सपना देखा। विक्रम ने डायरी बंद कर दी। माँ क्या कर रही थी? माँ बहुत दूर खड़ी थी, अनन्या ने कहा। वो कुछ नहीं कह रही थी, बस देख रही थी। विक्रम ने सिर हिलाया, उसे अपने पास खींच लिया। तुम फिर से सो जाओ। आप क्या पढ़ रहे हैं? अनन्या ने पूछा, मेज पर रखी डायरी को देखते हुए। विक्रम झिझका। माँ की डायरी। बच्ची ने अपना सिर झुकाया। माँ बहुत लिखती थीं, बहुत। विक्रम ने जवाब दिया। क्या मैं पढ़ सकती हूँ? विक्रम ने धीरे से सिर हिलाया। जब तुम बड़ी हो जाओगी। अनन्या ने और कुछ नहीं पूछा। बच्ची ने तकिया पकड़ा, उसके हाथ पर सिर रखकर कुछ ही देर में फिर से सो गई। विक्रम उसे कमरे में ले गया, उसे बिस्तर पर लिटाया और फिर अपनी मेज पर वापस आ गया। डायरी वहीं पड़ी थी, जैसे एक ऐसा निमंत्रण जिसे ठुकराया नहीं जा सकता। उसने आगे खोला। कई बार मुझे लगता है कि अगर मैं प्रिया से नहीं मिली होती तो शायद सब कुछ ज्यादा आसान होता, लेकिन मैं मिल चुकी थी। विक्रम जहां तक पढ़ता, उसका दिल उतना ही भारी होता जाता। इन पंक्तियों में स्वीकारोक्ति का लहजा नहीं था, बल्कि टूटे फूटे विचारों के टुकड़ों जैसा था, जिन्हें तब लिखा गया था जब लिखने वाले को नहीं पता था कि उन्हें कैसे व्यवस्थित किया जाए। प्रिया ने मुझसे पूछा कि मुझे किस बात का डर है। मैंने कहा, मुझे मां को दुखी करने का डर है। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली। दोपहर में नलिनी जी की छवि वापस आ गई। उनकी कठोर आवाज, उनकी आंखें जो किसी भी तर्क की अनुमति नहीं देती थीं। उसने तेजी से पन्ने पलटे। कुछ दिन मुझे लगता है कि मैं दो हिस्सों में बटी हुई हूं। एक हिस्सा भावनाओं के पीछे भागना चाहता है, एक हिस्सा वहीं खड़ा रहना चाहता है ताकि सब कुछ सही जगह पर रहे। विक्रम धीरे से हंसा, लेकिन आवाज में खुशी नहीं थी। उसे एहसास हुआ कि साथ रहने के इतने सालों में उसने माया को कभी इस भावना के बारे में बात करते नहीं सुना था। अगले पन्ने पर लिखावट गहरी थी, जैसे किसी और मनोदशा में लिखी गई हो। आज मैंने रुकने का फैसला किया है, इसलिए नहीं कि अब कुछ नहीं बचा, बल्कि इसलिए कि मैं आगे नहीं बढ़ सकती। विक्रम इस पंक्ति पर बहुत देर तक रुका। उसके नीचे बस एक छोटा सा वाक्य था। प्रिया गायब होना डिजर्व नहीं करती, लेकिन शायद मुझे ही ऐसा करना पड़ेगा। विक्रम ने डायरी छोड़ दी। कुर्सी पर पीठ टिका ली। गुस्सा और दया की मिली जुली भावना, ये स्पष्ट नहीं था किसके लिए। उसने प्रिया के बारे में सोचा, उस छोटे से किराए के कमरे के बारे में, उसकी शांत लेकिन थकी हुई आंखों के बारे में। उसने अपने बारे में सोचा, जिसे चुना गया था, लेकिन जिसे कभी नहीं पता था कि वो कहानी में किस मोड़ पर आया था। फोन वाइब्रेट हुआ, जिससे वो चौंक गया। एक अनजान नंबर से एक संदेश था। क्या तुम्हें मिल गया? विक्रम ने स्क्रीन को देखा। उसकी उंगली कुछ सेकंड के लिए हवा में रही और फिर जवाब दिया, डायरी। थोड़ी देर बाद संदेश आया। माया कहती थी, अगर किसी दिन तुम इसे खोलोगे तो इसका मतलब है कि तुम जानने के लिए तैयार हो। विक्रम ने धीरे धीरे टाइप किया, मुझे यकीन नहीं है। जवाब लगभग तुरंत आया, किसी को यकीन नहीं होता। विक्रम ने फोन नीचे रख दिया। डायरी को फिर से देखा। आखिरी पन्ने पर एक पतला कागज मोड़ा हुआ था, जिसका एक छोटा सा कोना दिख रहा था। उसने उसे खोला। लिखावट कांप रही थी, लेकिन स्पष्ट थी। अगर किसी दिन तुम यहां तक पढ़ो तो मैं उम्मीद करती हूं कि तुम किसी को दोष देने के लिए नहीं ढूंढोगे। कुछ चुनाव सही नहीं होते, बस ऐसे चुनाव होते हैं जिन्हें करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे उसका गला रुंध गया है। बाहर खिड़की से हल्की हवा गुजरी, अपने साथ पत्तियों की सरसराहट लाई। विक्रम बहुत देर तक चुपचाप बैठा रहा। डायरी उसके सामने एक ऐसे दरवाजे की तरह रखी थी जो खुल तो गया था, लेकिन जिससे अभी तक कोई गुजरा नहीं था। वो जानता था कि इस पल से सब कुछ अब अस्पष्ट सवालों पर नहीं रुकेगा, और वो व्यक्ति जिसे माया ने कहानी से बाहर रखने की कोशिश की थी, अब बहुत करीब था। उसके अगले कदम का इंतजार कर रहा था। अगली सुबह विक्रम ने अनन्या को सामान्य से जल्दी स्कूल छोड़ा। बच्ची स्कूल के गेट से अंदर गई, मुड़कर हाथ हिलाया। उसकी आंखें उतनी ही साफ थीं
जैसे उसे पता ही ना हो कि बड़ों की दुनिया धीरे धीरे टूट रही है। विक्रम काफी देर तक कार में बैठा रहा। माया की पुरानी डायरी उसके बैग में रखी थी, जो एक सामान्य कागज की चीज से ज्यादा भारी थी। उसने उसे फिर से नहीं खोला, लेकिन उसके अंदर की पंक्तियां अभी भी उसके दिमाग में दोहरा रही थीं, जैसे कोई फुसफुसाती आवाज जो चुप होने को तैयार नहीं थी। उसने कुछ सड़कों पर गाड़ी घुमाई और फिर एक छोटे से निजी क्लिनिक के सामने रुक गया। साइन बोर्ड पुराना था, अक्षर फीके पड़ चुके थे। ये वो जगह थी जहां माया अपने आखिरी महीनों में आई थी। उसे केवल इसलिए पता था क्योंकि उसे एक पुराने दराज में एक बिल मिला था। विक्रम अंदर गया। कीटाणुनाशक की जानी पहचानी गंध से उसका सिर थोड़ा दुखने लगा। एक नर्स ने ऊपर देखा। आपको जांच करानी है? मैं एक पुराने रिकॉर्ड के बारे में पूछना चाहता हूं, विक्रम ने कहा। नाम माया है। नर्स ने उसे कुछ सेकंड देखा और फिर सिर हिलाया। आप परिवार से हैं? पति, विक्रम ने जवाब दिया। नर्स एक दरवाजे के पीछे गायब हो गई। थोड़ी देर बाद एक अधेड़ उम्र के डॉक्टर बाहर आए। उनकी आंखों में सावधानी थी। मिस्टर विक्रम, उन्होंने पूछा। अंदर आइए। विक्रम काम की मेज के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। डॉक्टर ने कुछ कागज पलटे और फिर रुक गए। आप देर से आए, उन्होंने कहा। मुझे पता है, विक्रम ने जवाब दिया। डॉक्टर ने उसे धीमी आवाज में देखा। आपकी पत्नी को बीमारी का पता काफी जल्दी चल गया था, लेकिन वो लंबे समय तक इलाज नहीं करवाना चाहती थी। विक्रम ने अपनी मुट्ठी भींच ली। क्यों? उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहती कि उनकी बेटी उन्हें बिस्तर पर बीमार हालत में याद रखें, डॉक्टर ने जवाब दिया। उन्होंने मुझसे समय के बारे में, सामान्य जीवन जीने की संभावना के बारे में बहुत कुछ पूछा। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया। उन्होंने न बताने के लिए कहा था। डॉक्टर ने सीधे कहा। उन्होंने कहा कि अगर आप जान जाएंगे तो आप उस तरह से आगे नहीं जी पाएंगे जैसे आपको जीना चाहिए। विक्रम खड़ा हो गया। उसे लगा जैसे उसके पैर कांप रहे थे। धन्यवाद डॉक्टर। क्लिनिक से बाहर निकलकर वो बहुत देर तक कार में बैठा रहा। सच्चाई सामने आ गई थी, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण टुकड़े गायब थे। माया ने जाने का रास्ता चुना था, लेकिन उसने उसे उस चुप्पी के पीछे का असली कारण नहीं बताया था। दोपहर में विक्रम पुराने किराए के मकानों वाले इलाके में पहुंचा। प्रिया कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी थी, हाथ में झाड़ू लिए। उसे देखकर थोड़ी हैरान लग रही थी। आप हेरा गए, उसने कहा। हमें बात करने की जरूरत है, विक्रम ने जवाब दिया। प्रिया ने उसे कुछ देर देखा और फिर दरवाजा खोला। अंदर आ जाइए। विक्रम छोटी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया। तुम जानती थीं कि माया बीमार है? प्रिया बहुत देर तक चुप रही। तुम जानती थीं? तुम कब से जानती थीं? विक्रम ने पूछा। तुम्हारी शादी से पहले से, प्रिया ने जवाब दिया। माया ने सबसे पहले मुझे बताया था। विक्रम रूखेपन से हंसा। और मैं? माया नहीं चाहती थी कि तुम ये बोझ उठाओ, प्रिया ने कहा। उसने कहा कि तुम्हें एक ऐसी जिंदगी चाहिए जो बीमारी के साए में ना हो। विक्रम ने उसे देखा। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। तुम्हें लगता है कि मैं ये सहन नहीं कर सकता था? प्रिया ने ऊपर देखा। मुझे लगता है कि माया तुमसे इस तरह प्यार करती थी। विक्रम ने अपनी मुट्ठी भींच ली। और तुम? प्रिया ने सिर हिलाया। मैं तो बस वो थी जो बहुत ज्यादा जानती थी। उनके बीच की हवा घनी हो गई। विक्रम खड़ा हो गया। कमरे में कुछ कदम चला। क्या तुमने कभी मुझे बताने के बारे में सोचा? उसने पूछा। हाँ, प्रिया ने जवाब दिया। लेकिन माया ने मुझसे चुप रहने की विनती की और मैंने वादा किया था। विक्रम मुड़ा। तुमने अब तक अपना वादा निभाया है और मैं आगे भी निभाऊंगी, प्रिया ने कहा, अगर आप चाहें। विक्रम ने उसे बहुत देर तक देखा। मुझे नहीं पता कि मैं अब क्या चाहता हूं। प्रिया ने सांस छोड़ी। आपको तुरंत जानने की जरूरत नहीं है। दरवाजे पर एक खटखटाहट हुई। मकान मालकिन बाहर खड़ी झांक रही थी। प्रिया, कोई तुमसे मिलने आया है। प्रिया बाहर निकली। विक्रम की ओर मुड़ी। आप जाइए। विक्रम ने सिर हिलाया और किराए के कमरे से निकल गया। जब वो गेट पर पहुंचा तो प्रिया ने पीछे से आवाज दी, विक्रम। वो मुड़ा। कुछ सच अधूरे होते हैं, उसने कहा, लेकिन इसलिए नहीं कि वे छिपाए जाते हैं, बल्कि इसलिए कि वे पूरे नहीं बताए जाते। विक्रम ने उसे देखा। उसकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। तुम्हारा क्या मतलब है? प्रिया ने जवाब नहीं दिया। वो अंदर मुड़ी और दरवाजा बंद कर लिया। विक्रम छोटी सी गली के बीच में खड़ा रहा।
पहली बार उसे समझ आया कि वो जो कुछ भी जानता है वो एक बहुत लंबी कहानी का सिर्फ ऊपरी हिस्सा है, और शायद माया ने जानबूझकर खाली जगहें छोड़ी थीं, भटकाने के लिए नहीं, बल्कि उसे सही व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जो उन्हें भर सकता था। जब वो गाड़ी चलाकर निकला तो अंधेरा हो चुका था। फोन वाइब्रेट हुआ। ये नलिनी जी थीं, विक्रम। उनकी आवाज़ रूखी थी। मुझे ये मिला है। क्या माँ? माया के मेडिकल रिकॉर्ड्स, उन्होंने कहा, और एक चिट्ठी जो मेरे लिए नहीं थी। विक्रम चुप रहा। तुम तुरंत आ जाओ, नलिनी जी ने कहा। मुझे लगता है कि तुम्हें इसे उस व्यक्ति के साथ पढ़ना चाहिए। कौन सा व्यक्ति? विक्रम ने पूछा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। दूसरी तरफ नलिनी जी कुछ सेकंड झिझकी और फिर धीरे धीरे बोली। जैसे हर शब्द को एक अदृश्य बाधा पार करनी पड़ रही हो। प्रिया। दोपहर के अंत में बारिश होने लगी। समुद्र तटीय इलाके की शांत बारिश जो जोरदार नहीं होती लेकिन इतनी लगातार होती है कि सब कुछ धीमा कर देती है। विक्रम अपनी सास के घर के गेट के सामने खड़ा था। उसका हाथ अभी भी स्टीयरिंग व्हील पर था। बहुत देर बाद उसने इंजन बंद किया। उसने अनन्या को पड़ोसी के घर छोड़ दिया था। बच्ची ने पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। उसने बस इतना कहा कि पापा को एक काम है। बच्चे की उसे देखती हुई आंखों ने उसे चुभन दी, लेकिन वो जानता था कि कुछ मुलाकातों में बच्चों को साथ नहीं ले जाया जा सकता। नलिनी जी ने लगभग तुरंत दरवाजा खोला। उन्होंने जैकेट नहीं पहनी थी, बाल जल्दी में बांधे हुए थे और उनके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। अंदर आ जाओ, उन्होंने कहा। आवाज रूखी थी। विक्रम लिविंग रूम में गया। मेज पर एक कागज का बंडल करीने से रखा हुआ था। उसके बगल में एक खुला हुआ सफेद लिफाफा था। हवा भारी थी, ठंडी चाय की और किसी बहुत जानी पहचानी चीज की गंध आ रही थी। उन दिनों की गंध जब अलविदा कहने का मौका नहीं मिला था। प्रिया कहाँ है? विक्रम ने पूछा। अभी तक नहीं आई, नलिनी जी ने जवाब दिया। मैंने उसे बुला लिया है। विक्रम बैठ गया। दोनों हाथ एक दूसरे में फंसा लिए। आपको यकीन है कि उसे बुलाना चाहिए था? नलिनी जी ने उसे देखा। मुझे अब किसी बात का यकीन नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें अगर सिर्फ हम दोनों पढ़ें तो ये ठीक नहीं होगा। विक्रम चुप रहा। छत पर बारिश की हल्की बूंदें एक उल्टी गिनती की तरह नियमित रूप से बज रही थीं। थोड़ी देर बाद गेट के सामने एक गाड़ी रुकी। विक्रम एक सहज प्रतिक्रिया में खड़ा हो गया। दरवाजा खुला। प्रिया अंदर आई। उसने अभी तक रेनकोट नहीं उतारा था। पानी फर्श पर लकीरें बना रहा था। वो विक्रम को देखकर रुक गई। आप भी यहां हैं? हां, विक्रम ने जवाब दिया। नलिनी जी ने कुर्सी की ओर इशारा किया। बैठ जाओ। प्रिया ने रेनकोट उतारकर उसे करीने से मोड़ा और फिर दोनों के सामने बैठ गई। कुछ सेकंड तक किसी ने कुछ नहीं कहा। नलिनी जी ने ही चुप्पी तोड़ी। मुझे ये माया की पुरानी अलमारी साफ करते हुए मिला, उन्होंने कहा। कागज के बंडल को आगे बढ़ाते हुए मेडिकल रिकॉर्ड्स और चिट्ठी। प्रिया ने कागज के बंडल को देखा। उसका चेहरा हल्का बदल गया। माया ने इसे यहां रखा था? नहीं, नलिनी जी ने जवाब दिया। उसने इसे मेरे घर पर रखा था। विक्रम ने प्रिया को देखा। तुम इस बारे में जानती थी? प्रिया ने बहुत धीरे से सिर हिलाया। जानती थी। सब कुछ जानती थी? विक्रम ने पूछा। प्रिया ने ऊपर देखा। इतना जानती थी कि कई रातें सो नहीं पाईं। नलिनी जी ने लिफाफा उठाया। माया ने यह चिट्ठी मरने से 3 महीने पहले लिखी थी। वो रुकी। इस पर किसी का नाम नहीं लिखा है। विक्रम ने अपना गला साफ किया। आपने इसे पढ़ा है? नहीं। उन्होंने सिर हिलाया। मेरी हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने लिफाफा नीचे रखकर विक्रम की ओर बढ़ा दिया। तुम पढ़ो। विक्रम ने लिफाफा पकड़ा। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। उसने उसे खोला और 3 बार मोड़ी हुई चिट्ठी निकाली। जानी पहचानी लिखावट, लेकिन ज्यादा पतली, जैसे थकान में लिखी गई हो। शायद जब आप लोग ये चिट्ठी पढ़ रहे होंगे। मैं वहां नहीं रहूंगी। मुझे नहीं पता कि इसे सबसे पहले कौन पकड़ेगा, लेकिन अगर इसे खोला गया है तो इसका मतलब है कि अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। विक्रम रुका, एक गहरी सांस ली और फिर आगे बढ़ा। उसकी आवाज रूखी थी। मुझे माफ कर देना कि मुझ में सब कुछ बताने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए नहीं कि मुझे विश्वास नहीं था, बल्कि इसलिए कि मुझे बहुत ज्यादा विश्वास था। विश्वास था कि हर कोई अलग अलग तरीके से दर्द सहेगा और मैंने सबसे कम चोट पहुंचाने वाला तरीका चुना, भले ही वो शायद ठीक ना हो। प्रिया ने अपना सिर झुका लिया। नलिनी जी ने अपना हाथ मुंह पर रख लिया। माँ,
मुझे पता है कि आप नाराज होंगी, लेकिन अगर आप यहाँ तक पढ़ रही हैं तो कृपया खुद को दोष मत देना। मैंने ये रास्ता बहुत पहले ही चुन लिया था। किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया था। विक्रम रुका और नलिनी जी को देखा। वो मुड़ गईं, उनके कंधे हल्के कांप रहे थे। विक्रम, अगर तुम पढ़ रहे हो तो मैं उम्मीद करती हूं कि तुम मुझे माफ करने का कोई कारण नहीं ढूंढोगे और ना ही किसी को दोष दोगे। मैंने तुमसे बहुत सामान्य, बहुत सुरक्षित तरीके से प्यार किया। तुमने मुझे एक परिवार दिया। एक ऐसी चीज जिसे मैं हमेशा खोने से डरती थी अगर मैं अलग तरह से जीती। विक्रम ने चिट्ठी को कसकर पकड़ लिया। और प्रिया, अगर तुम पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि चीजें मेरी सोच से ज्यादा दूर चली गई हैं। तुम हमेशा वो हिस्सा थी जिसे सहेजने की मुझ में हिम्मत नहीं थी और ना ही भूलने की क्रूरता। मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें हाशिए पर रखा। लेकिन मैंने तुम्हें कभी गलत नहीं माना। प्रिया फूट फूट कर रो पड़ी। वो अपना चेहरा हाथों से छिपाने लगी। उसके कंधे कांप रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों में से कौन इन पंक्तियों को पहले पढ़ेगा, लेकिन अगर हो सके तो मैं उम्मीद करती हूं कि तुम दोनों एक दूसरे को एक विकल्प के रूप में नहीं देखोगे। मैं नहीं चाहती कि कोई भी इस एहसास के साथ आगे जिए कि वो सिर्फ बचा हुआ विकल्प है। विक्रम ने चिट्ठी नीचे रख दी। उसकी छाती भारी हो गई। कमरे में हवा जैसे खत्म हो गई थी। अनन्या, विक्रम ने आगे पढ़ा। उसकी आवाज धीमी थी। अगर एक दिन वो मां के बारे में पूछे तो कृपया उसे एक ऐसी महिला की कहानी मत सुनाना जिसने सब कुछ सहा। उसे बताना कि मां ने उसी तरह जिया जिस पर उन्हें प्यार का विश्वास था। विक्रम ने चिट्ठी मोड़ दी। किसी ने कुछ नहीं कहा। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। नलिनी जी ने आंसू पोंछे। उनकी आवाज टूट गई। वो सब कुछ जानती थी। प्रिया ने ऊपर देखा। माया ने मुझे बताया था और मुझे पता ही नहीं चला। नलिनी जी उदासी से मुस्कुराई। ये मैं थी। विक्रम खड़ा हो गया और कमरे में कुछ कदम चला। एक बात मुझे अभी भी समझ नहीं आई। वो प्रिया की ओर मुड़ा। तुम पूरी तरह से चली क्यों नहीं गई? प्रिया ने गहरी सांस ली। क्योंकि माया ने मुझे जाने नहीं दिया। जाने नहीं दिया? विक्रम ने पूछा। माया ने कहा, अगर वो बड़ी होकर कभी किसी खालीपन को महसूस करे तो कम से कम उसे शून्य में नहीं ढूंढना पड़ेगा। प्रिया ने धीरे धीरे कहा। माया ने कहा कि मैं इसी शहर में रहूं, गायब ना हूं। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। इसलिए तुम अभी भी यहां हो? इसलिए मैं कभी नहीं गई, प्रिया ने जवाब दिया। नलिनी जी ने प्रिया को बहुत देर तक देखा। उस लड़की ने, उन्होंने कहा, तुमने उसका परिवार बर्बाद कर दिया। प्रिया ने नजरें नहीं चुराईं। मुझे पता है। तो तुम अभी भी यहां क्यों हो? नलिनी जी ने पूछा। प्रिया ने अपने हाथ भींच लिए। क्योंकि अगर मैं चली जाती तो माया अकेली चली जाती। ये बात बहुत धीरे से कही गई, लेकिन एक घाव की तरह थी। विक्रम मुड़कर उसे देखने लगा। तुम माया के लिए रुकी? उसने कहा। मेरे लिए नहीं। प्रिया ने सिर हिलाया। कभी नहीं। विक्रम हंसा, लेकिन हंसी टूटी हुई थी। तो अब? प्रिया ने उसे देखा। अब ये आपकी पसंद है। नलिनी जी खड़ी हो गईं। मैं थक गई हूं, उन्होंने कहा। तुम दोनों बात कर लो। वो अंदर के कमरे में चली गईं और दरवाजा बंद कर लिया। लिविंग रूम में सिर्फ 2 लोग और एक सच्चाई बची थी, जो खुल तो गई थी लेकिन बंद नहीं हुई थी। विक्रम प्रिया के सामने बैठ गया। क्या तुम रुकने का इरादा रखती हो? प्रिया ने सीधे उसे देखा। क्या आप चाहते हैं कि मैं रुकूं? विक्रम बहुत देर तक चुप रहा। उसके दिमाग में अनन्या की छवि उभर आई। उस बच्ची की आंखें, जब उसने कहा था कि वो किसी को दुखी नहीं देखना चाहती। तुम कोई आसान इंसान नहीं हो, विक्रम ने कहा। आप भी नहीं हैं, प्रिया ने जवाब दिया। विक्रम ने सांस छोड़ी। अगर तुम रुकोगी तो सब कुछ बहुत मुश्किल होगा। मुझे पता है, प्रिया ने कहा, लेकिन मैं अब और भागना नहीं चाहती। विक्रम ने धीरे धीरे सिर हिलाया। मुझे समय चाहिए। मैं कहीं नहीं जा रही, प्रिया ने जवाब दिया, अगर आप मुझे नहीं निकालते। विक्रम ने उसे देखा। पहली बार उसकी आंखों में कोई स्पष्ट बचाव नहीं था। रुको, लेकिन पहले की तरह नहीं। प्रिया उदासी से मुस्कुराई। मैं कभी भी आसान तरीके से नहीं रुकी। विक्रम खड़ा हो गया। जैकेट पहनी। मैं अनन्या को लेने जा रहा हूं।
प्रिया ने सिर हिलाया। अलविदा। विक्रम दरवाजे की ओर गया और रुक गया। प्रिया, हाँ, एक बात, विक्रम ने कहा, अगर तुम रुकोगी तो सिर्फ माया के लिए नहीं। प्रिया ने उसे देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्यों? विक्रम ने जवाब नहीं दिया। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। सवाल को बारिश की आवाज और उस कमरे के बीच में अधूरा छोड़ दिया, जिसे अभी तक व्यवस्थित नहीं किया गया था। पीछे प्रिया बहुत देर तक चुपचाप बैठी रही। कई सालों में पहली बार उसे एहसास हुआ कि रुकना शायद जाने से भी ज्यादा डरावना हो सकता है। और अगर वो सच में आगे बढ़ती तो कीमत सिर्फ यादें नहीं, बल्कि बचे हुए सभी लोगों का भविष्य होगी। उस सुबह विक्रम अनन्या को स्कूल ले गया और फिर बहुत देर तक गेट के बाहर खड़ा रहा। अंदर से बच्चों के हंसने बोलने की आवाज आ रही थी, नियमित और बेफिक्र, जो उसके अंदर की भारी भावना के बिल्कुल विपरीत थी। उसने अपनी बेटी की परछाई को उछल होते देखा और अचानक एहसास हुआ कि उसने एक जरूरी कॉन्फ्रंटेशन को बहुत ज्यादा टाल दिया है। सब कुछ उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां से बचा नहीं जा सकता था, और अगर वो चुप रहता तो वो खुद को अपने ही परिवार में एक बाहरी व्यक्ति बना लेता। विक्रम सीधे घर चला गया। प्रिया वहां थी, रसोई में खड़ी, हाथ में फल छीलने वाला चाकू लिए हुए। उसकी हरकतें धीमी और सावधान थीं। जब उसने उसे अंदर आते देखा तो वो रुक गई, ना तो मुस्कुराई और ना ही नजरें चुराईं। आप जल्दी आ गए, उसने कहा। विक्रम ने सिर हिलाया। चाबियां मेज पर रख दी, हमें बात करनी है, उसने सीधे कहा। प्रिया ने चाकू नीचे रखा, हाथ पोंछे और उसके सामने बैठ गई। उनके बीच का माहौल अब सतर्कता वाले तनाव का नहीं था, बल्कि एक बड़ी आंधी से पहले की खामोशी का था। मैंने चिट्ठी पढ़ ली है, विक्रम ने बात शुरू की। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे पता है, उसने जवाब दिया। माया ने ऐसा ही लिखा था। विक्रम ने उसे देखा। तुम पहले से ही जानती थी कि उसमें क्या है? प्रिया ने इनकार नहीं किया। पूरा नहीं, उसने कहा। लेकिन इतना कि समझ सकूं कि मुझे इस दिन का सामना करना पड़ेगा। विक्रम ने कुर्सी पर पीठ टिका ली। तो तुम कैसे सामना करने का इरादा रखती हो? प्रिया ने सीधे उसे देखा। अब और नहीं छिपूंगी। दोपहर में नलिनी जी ने फोन करके दोनों को मिलने के लिए कहा। विक्रम ने इनकार नहीं किया, प्रिया ने भी नहीं। जब वे उनके घर पहुंचे तो अंधेरा होने वाला था। नलिनी जी लिविंग रूम में पहले से बैठी थीं। उनके सामने माया की तस्वीर थी। उन्होंने ना तो पानी पूछा और ना ही कोई भूमिका बांधी। मैं अब और खामोशी में नहीं जीना चाहती, उन्होंने कहा। अगर दर्द सहना ही है तो एक बार में सब कुछ साफ हो जाए। प्रिया ने अपना सिर झुका लिया। विक्रम बगल में बैठा रहा, बीच में नहीं बोला। मुझे पता है कि आप मुझसे नफरत करती हैं, प्रिया ने एक समान आवाज में कहा। लेकिन मैंने कभी माया का परिवार छीनना नहीं चाहा। नलिनी जी धीरे से मुस्कुराईं। लेकिन तुम वहां थी? प्रिया ने ऊपर देखा। हां, क्योंकि माया चाहती थी कि मैं वहां रहूं। इस बात ने नलिनी जी को चुप करा दिया। विक्रम ने दोनों को देखा। उसे लगा जैसे वो एक पुराने घाव को फिर से खुलते हुए देख रहा है। माया ने चुना था, विक्रम ने कहा। लेकिन उस चुनाव ने जिंदा लोगों को नहीं मिटाया। नलिनी जी उसकी ओर मुड़ी। तुम कह रहे हो कि मुझे स्वीकार करना होगा, विक्रम ने सिर हिलाया। मैं कह रहा हूं कि आपको सामना करना होगा, प्रिया ने जोड़ा। मैं माफी मांगने नहीं आई हूं, उसने कहा। मैं बस ये चाहती हूं कि अनन्या एक ऐसी कहानी में बड़ी ना हो जिसका आधा हिस्सा काट दिया गया हो। नलिनी जी खड़ी हो गईं, वेदी की ओर बढ़ीं। उन्होंने बहुत देर तक अपनी बेटी की तस्वीर को देखा। मैंने सोचा था कि अगर मैं तुम्हारा जिक्र नहीं करूंगी तो सब कुछ शांत रहेगा, उन्होंने धीरे धीरे कहा। लेकिन माया ने शांति नहीं, सच्चाई चुनी। वो मुड़ी। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें स्वीकार कर सकती हूं या नहीं। प्रिया ने सिर हिलाया। मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। उस रात विक्रम अनन्या को घर ले आया। बच्ची घर में भागी। प्रिया और अपनी नानी को एक साथ बैठे देखकर धीमी हो गई। नानी, उसने धीरे से कहा। नलिनी जी ने अपनी नातिन को गले लगाने के लिए बाहें खोली। इस बार उन्होंने उसे दूर नहीं किया। तुमने खाना खाया? उन्होंने पूछा। अनन्या ने सिर हिलाया। मैं पापा का इंतजार कर रही थी। प्रिया खड़ी हो गई। मैं खाना गर्म कर देती हूं। खाने के दौरान किसी ने भी दोपहर की बातों का जिक्र नहीं किया, लेकिन अनन्या ने चारों ओर देखा और फिर पूछा, क्या प्रिया आंटी रुकेंगी?
इस सवाल ने तीनों बड़ों को रोक दिया। विक्रम ने अपनी बेटी को देखा। क्या तुम चाहती हो कि वो रुके? अनन्या ने सिर हिलाया। मैं नहीं चाहती कि अब कोई और गायब हो जाए। प्रिया ने नीचे देखा। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। अनन्या के सो जाने के बाद विक्रम बालकनी में गया। प्रिया उसके बगल में खड़ी थी, एक उचित दूरी बनाए हुए। मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं कहूंगा, विक्रम ने कहा। लेकिन मैं कुछ और वादा भी नहीं करता। प्रिया ने सिर हिलाया। मुझे बस रुकने की इजाजत चाहिए। विक्रम ने दूर देखा। रुकने का मतलब है हर दिन सामना करना। प्रिया ने जवाब दिया, मैं तैयार हूं। अंदर नलिनी जी अपनी नातिन के कमरे के दरवाजे पर खड़ी थीं। अनन्या को सोते हुए देख रही थीं। उन्होंने धीरे से कहा, जैसे खुद से कह रही हूं, शायद मैं अब तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधकर तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। बालकनी में विक्रम ने ये बात सुनी। उसका दिल बैठ गया। वो समझ गया, ये सामना अभी खत्म नहीं हुआ था, ये बस शुरू हुआ था, और अगला कदम सभी को एक और कदम आगे बढ़ने के लिए मजबूर करेगा, चाहे वे चाहें या नहीं। उस रात बारिश नहीं हुई, लेकिन हवा अभी भी नम और भारी थी। विक्रम लिविंग रूम में अकेला बैठा था। सिर्फ आधी बत्ती जली हुई थी। रोशनी उस दीवार पर पड़ रही थी जहां कभी शादी की तस्वीर टंगी थी। अब वो जगह खाली थी। बस समय का एक हल्का निशान बचा था जो अभी तक मिटा नहीं था। प्रिया दरवाजे के पास खड़ी थी। कुछ सेकंड झिझकी और फिर अंदर आई। नलिनी जी ने मुझे बुलाया, उसने कहा। विक्रम ने सिर हिलाया। मुझे भी अभी अभी फोन आया। उसने मेज की ओर इशारा किया, बैठो। मेज पर एक मोटा लिफाफा था। कागज पीला पड़ चुका था। किनारे कई बार पकड़े जाने से नरम हो गए थे। नलिनी जी अंदर के कमरे से बाहर आईं। उनके हाथ हल्के कांप रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में अब पहले जैसी नजर नहीं थी। अब कोई बचाव नहीं था। ये माया की आखिरी चिट्ठी है, उन्होंने कहा। मुझे ये सबसे नीचे वाले दराज को साफ करते हुए मिली। उसने इसे दूसरी चिट्ठियों के साथ नहीं रखा था। प्रिया ने धीरे से एक गहरी सांस ली। माया ने मुझे इस चिट्ठी के बारे में कभी नहीं बताया, क्योंकि उसने ये तुम्हारे लिए नहीं लिखी थी, नलिनी जी ने जवाब दिया। और ना ही सिर्फ विक्रम के लिए। विक्रम ने लिफाफे को देखा। उसका दिल धीमा और भारी धड़क रहा था। तो ये किसके लिए लिखी गई थी? बचे हुए सभी लोगों के लिए, नलिनी जी ने कहा। उन लोगों के लिए जिन्हें आगे जीना था। किसी ने और कुछ नहीं कहा। नलिनी जी ने लिफाफा मेज पर रखा, उसे विक्रम की ओर बढ़ा दिया। तुम पढ़ो। विक्रम ने उसे उठाया। उसे लगा जैसे वो किसी जिंदा चीज को पकड़ रहा हो। उसने उसे खोला, एक लंबी चिट्ठी निकाली। कागज पतला था, लेकिन अक्षर भरे हुए थे। उसने जोर से पढ़ा, क्योंकि वो जानता था कि इस समय चुप रहना सब कुछ और भारी कर देगा। अगर आप लोग ये चिट्ठी पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मेरे पास किसी और तरीके से अपनी गलतियों को सुधारने का समय नहीं बचा। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। नलिनी जी ने कुर्सी का सहारा लिया। मुझे नहीं पता कि ये चिट्ठी सबसे पहले किसके हाथ लगेगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि जब इसे खोला जाएगा तो आप लोग वे बातें सुनने के लिए तैयार होंगे जो मैंने कभी कहने की हिम्मत नहीं की। विक्रम एक पल रुका और फिर आगे बढ़ा। माँ, मुझे माफ कर देना कि मैंने आपको सच जल्दी नहीं बताया। मुझे डर था कि आपको दुख होगा, डर था कि आप मुझे कमजोर समझेंगी। लेकिन सच ये है कि जब आप नहीं जानती थीं, तब मैं बहुत ज्यादा मजबूत थी। नलिनी जी फूट फूट कर रो पड़ी। प्रिया ने अपना सिर और नीचे झुका लिया। विक्रम, तुम ही वो इंसान हो जिसने मुझे सुरक्षित महसूस कराया। इसलिए नहीं कि तुम परफेक्ट हो, बल्कि इसलिए कि तुम रुके रहे, तब भी जब मैं चुप थी। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें एक कमी में जीने दिया और ये ठीक नहीं था, लेकिन मुझे तुम्हें अपने साथ टूटने से बचाने का कोई और तरीका नहीं पता था। विक्रम ने चिट्ठी को कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज रूखी हो गई, लेकिन वो पढ़ता रहा। और प्रिया, अगर तुम यहां हो तो इसका मतलब है कि मैं पूरी तरह से गलत नहीं थी जब मुझे विश्वास था कि तुम उन चीजों को नहीं छोड़ोगी जो मैंने पीछे छोड़ी हैं। मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें बहुत लंबे समय तक अंधेरे में जीने दिया, लेकिन मैं तुम्हारा शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि तुम रुकी रहीं, तब भी जब किसी ने तुम्हें कोई पहचान नहीं दी। प्रिया जोर जोर से रो पड़ी, बिना छिपाए। माया, वो फुसफुसाई। मैंने ये चिट्ठी समझने के लिए नहीं लिखी है, विक्रम ने आगे बढ़ा। मैंने ये इसलिए लिखी है ताकि आप लोग खुद को उन अनुमानों से सजा ना दें जिन्हें कभी परखा नहीं जा सकता। विक्रम रुका, एक गहरी सांस ली और फिर आगे बढ़ा।
मेरी अनन्या, अगर एक दिन तुम इन पंक्तियों को पढ़ो। तुम माँ चाहती हैं कि तुम जानो कि तुम किसी सौदे का नतीजा नहीं हो। तुम सबसे खूबसूरत चीज हो जो मेरे पास कभी थी। मैं नहीं चाहती कि तुम इस भावना के साथ बड़ी हो कि तुम्हें ये चुनना पड़े कि कौन सही है कौन गलत। बड़े गलत हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए प्यार नहीं। कमरा भारी सांसों की आवाज से भर गया। नलिनी जी ने अपने आंसू पोंछे, उनकी आवाज टूट गई। वो सबसे ज्यादा सोचती थी। विक्रम ने आखिरी पंक्तियां पढ़ी। मुझे नहीं पता कि मेरे जाने के बाद आप लोग एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करती हूं कि अगर हो सके तो एक दूसरे को गायब ना होने का एक मौका देना। डर को किसी और को अजनबी ना बनाने देना। अगर कोई रुकने का फैसला करता है तो कृपया विश्वास करना कि वो बदलने के लिए नहीं, बल्कि साथ में बोझ उठाने के लिए रुका है। विक्रम ने चिट्ठी मोड़ दी। बहुत देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। अंत में नलिनी जी ने कहा, मैंने सोचा था कि अगर मैं उसका जिक्र नहीं करूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने प्रिया को देखा, लेकिन शायद मैं गलत थी। प्रिया ने ऊपर देखा। मैं ये उम्मीद नहीं करती कि आप मुझे प्यार करें, उसने कहा। मैं बस ये उम्मीद करती हूं कि अनन्या को बिना जवाब के खाली जगहों के साथ बड़ा ना होना पड़े। विक्रम ने अपने सामने की 2 महिलाओं को देखा। मैं भी यही चाहता हूं, उसने कहा, लेकिन हम ये दिखावा नहीं कर सकते कि कुछ भी नहीं हुआ। नलिनी जी ने धीरे धीरे सिर हिलाया। मैं वादा नहीं करती कि ये आसान होगा, उन्होंने प्रिया से कहा, लेकिन मैं अब तुम्हें जाने के लिए नहीं कहूंगी। प्रिया ने अपना सिर झुकाया। इतना ही काफी है। अनन्या के कमरे का दरवाजा खुला। बच्ची वहां खड़ी थी। उसकी आंखें अभी भी नींद में थीं। पापा, उसने बुलाया। विक्रम खड़ा हो गया और उसे गोद में उठा लिया। तुम अभी तक सोई नहीं? मैंने आवाज सुनी। अनन्या ने चारों ओर देखा। क्या प्रिया आंटी रो रही थी? प्रिया ने आंसू पोंछे, एक मजबूत मुस्कान दी। मैं ठीक हूं। अनन्या ने अपना हाथ उसकी गर्दन पर रखा। आप गायब मत होना। प्रिया ने बच्ची को गले लगाया। उसकी आवाज रुंध गई। मैं यहीं हूं। नलिनी जी ने यह दृश्य देखा, मुड़ गई, लेकिन रोका नहीं। बाहर हल्की हवा चल रही थी, अपने साथ पुरानी बारिश की महक लाई। विक्रम अपनी बेटी को गोद में लिए 2 महिलाओं के बीच खड़ा था। चिट्ठी मेज पर मुड़ी हुई थी, लेकिन उसकी गूंज अभी भी पूरे घर में फैल रही थी। वो समझ गया, ये अंत नहीं था, लेकिन उस आखिरी चिट्ठी ने उन्हें एक दूसरे को सीधे देखने के लिए मजबूर कर दिया था। अब कोई रास्ता नहीं बचा था, और वो जानता था कि अगला कदम सिर्फ रुकने या जाने का नहीं होगा, बल्कि ये होगा कि वे एक ऐसे परिवार को कैसे फिर से परिभाषित करते हैं जो टूटा तो था, लेकिन जिसमें प्यार कभी खत्म नहीं हुआ था। उस हवा के मौसम की आखिरी दोपहर, समुद्र सामान्य से ज्यादा शांत था। पानी की सतह दूर तक फैली हुई थी, एक हल्की चांदी जैसी ग्रे रंगत में चमक रही थी। जैसे वो किसी ऐसी चीज को सहेजने की कोशिश कर रहा हो जिसे वो अभी खत्म नहीं करना चाहता। विक्रम ने अनन्या का हाथ पकड़कर गीली रेत पर कदम रखा। दोनों के पैरों के निशान समानांतर छप रहे थे और फिर जल्दी से लहरों से मिटा दिए गए। प्रिया कुछ कदम पीछे चल रही थी, ना तो दूरी कम करने की कोशिश कर रही थी और ना ही पीछे हट रही थी। तीनों एक धीमी गति से साथ चल रहे थे। किसी ने पहले बात नहीं की। पापा, अनन्या ने ऊपर देखा। क्या आज मां देख रही होंगी? विक्रम रुका और बच्ची की आंखों के स्तर पर झुका। तुम्हें क्या लगता है मां कहाँ है? अनन्या ने समुद्र की ओर इशारा किया। वहां, बच्ची ने कहा, उस तारे पर जो पानी की सतह के पास है। प्रिया ने उस दिशा में देखा जिधर बच्ची ने इशारा किया था। दूर समुद्र में क्षितिज पर एक छोटा सा चमकीला धब्बा था। बहुत धुंधला, लेकिन गायब नहीं हो रहा था। मैंने उस तारे का नाम रख दिया है, अनन्या ने आगे कहा। मैं उसे समुद्र का तारा कहती हूं। विक्रम मुस्कुराया। क्यों? क्योंकि मां को समुद्र पसंद था, बच्ची ने जवाब दिया। और मां हमेशा कहती थी कि अगर उदास हो तो समुद्र को देखने से सांस लेने में आसानी होती है। प्रिया ने धीरे से एक सांस ली। उसे बहुत पहले की वे शामें याद आ गईं, जब माया हॉस्टल की बालकनी में बैठकर कहती थी कि समुद्र इंसान को छोड़ने में विश्वास करना सिखाता है। उन्होंने रेत पर एक छोटी सी चादर बिछाई। विक्रम ने टोकरी खोली और कुछ बिस्कुट और पानी निकाला। ये कोई पूरी पिकनिक नहीं थी, बस अंधेरा होने से पहले थोड़ी देर और रुकने का एक बहाना था।
नलिनी जी थोड़ी देर बाद आईं। वो धीरे धीरे चल रही थीं। उनके हाथ में एक छोटा सा फूलों का गुलदस्ता था, जो चमकीला नहीं था, बस सादे सफेद फूल थे। उन्होंने गुलदस्ता रेत पर रख दिया, कुछ नहीं कहा, बस समुद्र को देखती रहीं। मुझे लगता है कि माँ को ये फूल पसंद आएगा, अनन्या ने उनसे कहा। नलिनी जी ने सिर हिलाया। हाँ, तुम्हारी माँ को वे चीजें पसंद थी जिन्हें सुंदर दिखने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती। विक्रम ने अपनी सास को देखा। माँ, आप बैठ जाइए। नलिनी जी बैठ गई। उनकी साड़ी रेत को छू रही थी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उनकी आंखें दूर तक देख रही थीं, जहां समुद्र और आकाश लगभग एक हो गए थे। मैंने बहुत सोचा है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। सहेजने और छोड़ने के बारे में। प्रिया चुप रही। कुछ दिन मैं उठती हूं और सोचती हूं कि अगर उस दिन मैं इतनी जिद्दी ना होती तो क्या सब कुछ अलग होता, नलिनी जी ने आगे कहा। लेकिन फिर मैं समझती हूं, अतीत सुधारने के लिए नहीं बल्कि सीधे देखने के लिए होता है। प्रिया ने अपना सिर झुकाया। मैंने कभी ये उम्मीद नहीं की कि आप मुझे स्वीकार करेंगी। नलिनी जी उसकी ओर मुड़ी। मुझे नहीं पता कि इसे स्वीकार करना कह सकते हैं या नहीं, उन्होंने कहा, लेकिन मैं अब और किसी से नफरत नहीं करना चाहती। प्रिया ने सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा। उसके लिए ये वाक्य एक खुला दरवाजा था। अनन्या खड़ी हो गई और पानी के किनारे तक भागी और फिर वापस मुड़ी। पापा, प्रिया आंटी, नानी, बच्ची ने बुलाया। हम सब मिलकर तारा देखें। वे एक दूसरे के बगल में खड़े थे। कोई किसी को नहीं छू रहा था, लेकिन दूरी इतनी कम थी कि अकेलापन महसूस ना हो। माया ने मुझसे कहा था, विक्रम ने कहा, उसकी आंखें अभी भी समुद्र पर थीं, कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा के लिए रुकने के लिए नहीं आते, बल्कि हमें रुकना सिखाने के लिए आते हैं। प्रिया उसकी ओर मुड़ी। आपको लगता है कि वो आपको क्या सिखा रही थीं? विक्रम कुछ सेकंड चुप रहा। सामना करना। प्रिया उदासी से मुस्कुराई। वो इस मामले में मुझसे बेहतर थीं। नहीं, विक्रम ने कहा, तुम ही वो हो जो रुकी। प्रिया ने उसे देखा। क्या आपको डर लगता है? डर लगता है, विक्रम ने जवाब दिया, लेकिन पहले जैसा नहीं। नलिनी जी ने यह सुनकर सांस छोड़ी। शायद माया जानती थी कि जब वो जाएगी तो बचे हुए लोगों को एक दूसरे का सामना करना सीखना होगा, ना कि उसका। समुद्र की हवा ने अनन्या के बाल बिखेर दिए। बच्ची ने ऊपर देखा, हर बड़े को देखा और फिर कहा, मुझे लगता है कि मां चाहती हैं कि हम खुश रहें। विक्रम ने उसके सिर पर हाथ फेरा। मुझे भी यही लगता है। प्रिया झुकी। क्या तुम उदास हो कि मां यहां नहीं है? अनन्या ने बहुत देर तक सोचा। हां, बच्ची ने कहा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई और गायब हो जाए। नलिनी जी मुड़कर आंसू पूछने लगी। विक्रम ने उनके कंधे पर बहुत धीरे से हाथ रखा। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। समुद्र पर रोशनी फीकी पड़ रही थी। वो छोटा सा तारा अब और साफ दिखने लगा था, चमकीला नहीं। लेकिन इतना कि अगर कोई ध्यान से देखे तो पहचान सके। विक्रम ने अपनी जेब से एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज निकाला। मेरे पास ये है, उसने कहा। मैंने ये माया के लिए लिखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसे कहाँ रखना है। प्रिया ने उसे देखा। क्या आप पढ़ना चाहेंगे? विक्रम ने सिर हिलाया। नहीं। उसने कागज का टुकड़ा अनन्या को दिया। मुझे लगता है कि मां को तुम्हारी आवाज सुनना पसंद आएगा। अनन्या ने कागज खोला। अक्षर नहीं पढ़े, बस टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को देखा। बच्ची ने समुद्र की ओर देखा और जोर से साफ आवाज में कहा, मां, मैं, पापा, प्रिया आंटी और नानी यहां हैं। मुझे नहीं पता कि आप सुन रही हैं या नहीं, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप जानें कि मैं ठीक हूं। पापा भी ठीक हैं, प्रिया आंटी गायब नहीं हुई और नानी अब नाराज नहीं है। आप चिंता मत करना। बच्ची रुकी, सोची और फिर आगे कहा, आप समुद्र पर एक तारा हैं। मैं आपको हर बार याद आने पर देखूंगी। विक्रम ने अपना चेहरा फेर लिया। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। नलिनी जी ने अपने हाथ कसकर पकड़ लिए। थोड़ी देर बाद विक्रम ने कहा, मुझे नहीं पता कि भविष्य कैसा होगा, उसने कहा, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं अब और खामोशी में नहीं जीना चाहता। प्रिया ने उसे देखा। मैं भी नहीं। क्या तुम रुकने के लिए तैयार हो? माया के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए, विक्रम ने पूछा। प्रिया चुप रही। लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं, नियमित रूप से। मैं रुकूंगी,
उसने कहा, लेकिन किसी खाली जगह को भरने के लिए नहीं। विक्रम ने सिर हिलाया। मुझे भी किसी के बदलने की जरूरत नहीं है। नलिनी जी ने दोनों को देखा। माया ने मुझसे कहा था, परिवार हमेशा एक ही जगह से शुरू नहीं होता। उन्होंने कहा, लेकिन अगर एक ही जगह पर काफी देर तक साथ खड़े रहें तो उसे भी परिवार कह सकते हैं। पूरी तरह अंधेरा हो गया। समुद्र गहरे काले रंग का हो गया। बस दूर एक धुंधली रोशनी की लकीर थी। अनन्या रेत पर बैठ गई, अपने पापा के पैर से सटकर। पापा, बच्ची ने धीरे से कहा, हम घर चलें? माँ भी शायद सो गई होंगी। विक्रम मुस्कुराया। हाँ। उन्होंने धीरे धीरे अपना सामान समेटा। जाने से पहले प्रिया ने एक बार फिर समुद्र को देखा। वो छोटा सा तारा अभी भी वहीं था। ना तो ज्यादा चमकीला हुआ और ना ही धुंधला। वो समझ गई कि कुछ चीजों को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं होती, बस ये जानना काफी होता है कि वे मौजूद हैं। जब वे चले तो लहरों ने फिर से रेत पर उनके पैरों के निशान मिटा दिए, जैसे वहां कभी कोई खड़ा ही ना हो। लेकिन हर किसी के दिल में कुछ रह गया था। समुद्र पर का तारा ना तो रास्ता दिखाता था और ना ही कोई जवाब देता था। वो बस वहीं था, इतना करीब कि उसे देखा जा सके, इतना दूर कि कोई उसे छू ना सके। और शायद यही वो तरीका था जिसे माया ने उनके साथ रहने के लिए चुना था। एक दर्दनाक याद की तरह नहीं, बल्कि एक शांत रोशनी की तरह। उन्हें याद दिलाने के लिए कि एक ऐसा प्यार था जो इतना बड़ा था कि उसे कब्जा करने की जरूरत नहीं थी, बस उसे जारी रखने की जरूरत थी। आप सब कहां से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सब जहां भी रहें, हमेशा खुश और सलामत रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो हमें बताइए, ताकि हम सब उसे सुन और पढ़ सकें।